हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बेसिक रेडिएशन फिजिक्स। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे लीकेज रेडिएशन एंड इनहेरेंट फिल्ट्रेशन। लीकेज रेडिएशन वो रेडिएशन होती है जो कि पास कर जाती है ट्यूब हाउसिंग की लेड शील्डिंग को भी, जब हम जो एक्सरे बीम है जब हम उसको टर्न ऑन करते हैं। अब जो लीकेज रेडिएशन है वो तभी होगी जब जो एक्सरे बीम है जब हम उसको ऑन करेंगे। द रेडिएशन दैट इंटरेक्ट्स विद द एक्सरे ट्यूब, अब जो लीकेज रेडिएशन है वो एक्सरे ट्यूब के साथ इंटरेक्ट करते हुए एग्जिट कर जाएगी ट्यूब से। और जो लीकेज रेडिएशन है उसकी जो लिमिट होती है वो होती है 100 मिली रोंजन पर आवर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। मतलब कि 1 मीटर के डिस्टेंस पर उसका जो लिमिट है वो 100 मिली रोंजन पर आवर होनी चाहिए। अच्छा, भी इतना याद रखो कि हम जो ट्यूब हाउसिंग है उसमें लेड शील्डिंग ही क्यों लगा रहे हैं, कोई और मटेरियल क्यों नहीं लगा रहे। क्योंकि जो लेड मटेरियल है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो रेडिएशन है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने में समा लेता है। पर जो लीकेज रेडिएशन है वो उस लेड शील्डिंग को भी क्रॉस कर जाती है। लीकेज रेडिएशन लिमिट, जो लीकेज रेडिएशन है उसकी लिमिट है 100 मिली रोंजन पर आवर एट 1 मीटर डिस्टेंस, और वो इक्वल होता है 0.875 मिली ग्रे पर आवर के। और जो मैक्सिमम लीकेज है वो तब क्रिएट होती है जब हम एक्सरे ट्यूब को ऑपरेट करते हैं हाईएस्ट ट्यूब वोल्टेज, मतलब कि जो नॉर्मली हम जो ट्यूब वोल्टेज होता है उससे अगर हम ज्यादा वोल्टेज दे दें या फिर ज्यादा करंट दे दें तब जो है मैक्सिमम लीकेज हमारा क्रिएट हो जाता है। व्हाट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम लीकेज रेडिएशन, अब क्या चीज है जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है लीकेज रेडिएशन से। वो है कि अगर हम वॉल को शील्ड कर दे, और किससे करते हैं हम शील्ड, लेड मटेरियल से। विंडो को शील्ड कर दे और इसके अलावा हम लेड एप्रन्स भी पहने। तो इस तरह से हम जो लीकेज रेडिएशन है उसको अपने पास आने से रोक सकते हैं। रेडिएशन सेफ्टी, हमें पता है जो रेडिएशन है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। जितने भी जैसे ऑपरेटर है एक्सरे इक्विपमेंट का, या फिर पेशेंट के अटेंडेंट है, या जितने भी लोग हैं एक्सरे रूम के आसपास, उनको हमने रेडिएशन नहीं खिलाना है। उस वजह से हमें जो एक्सरे रूम है उसको भी इसी तरह से डिजाइन करना है, उसमें भी ऐसे मेजर्स लगाने हैं ताकि जो रेडिएशन है वो एक्सरे रूम से बाहर ना निकल पाए। अब जो पेशेंट है उसको भी हमने कम से कम डोज देना है। इसके साथ साथ हमें उसका वही बॉडी पार्ट एक्सपोज करवाना है जो कि जिसकी इमेज निकालने के लिए हमें कहा गया है। उसके जो दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं उसको हमने कवर कर देना है लेड शील्डिंग से। अब जो ट्यूब हाउसिंग है उसमें भी हम लेड लाइनिंग का यूज करते हैं ताकि जो रेडिएशन लीकेज है उसको हम प्रिवेंट कर सके। और हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जो एनोड है उससे जब एक्सरेज निकलते हैं तो वो सभी डायरेक्शन में जाते हैं, पर बाद में हम उसको एक डायरेक्शन में फोकस कर देते हैं। अब वही जो एक्सरेज हैं जो कि लेड जो लेड लाइनिंग होती है ट्यूब हाउसिंग की, उसको जब वो क्रॉस कर जाते हैं वही एक्सरेज रेडिएशन लीकेज बनते हैं। अब जो एनोड होता है, ये भी बात ध्यान में रखना कि जो एनोड होता है उसका जो एक्सरेज को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कैथोड एंड। इसी वजह से जो एनोड की साइड जो लेड शील्डिंग हम लगाते हैं वो बहुत कम लगाते हैं एज कम्पेयर टू कैथोड एंड। अब जो रेडिएशन लीकेज रेट है उसको हम ज्यादातर मेजर कहाँ करते हैं, जो कि हाउसिंग होती है उससे 1 मीटर के डिस्टेंस पर। और उसका जो एयर कर्मा है वो 1 मिलीग्रे पर आवर के से एक्सीड नहीं करना चाहिए, तब जो रेडिएशन लीकेज है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाती है। और अगर मान लो कि कोई लेड लाइनिंग है जो कि हम ट्यूब हाउसिंग के आसपास लगाते हैं, उसमें जरा सा भी अगर ब्रेक आ रहा है तो उस वजह से वहां पे जो रेडिएशन लीकेज है वहां पे ज्यादा हो सकता है, ज्यादा बढ़ जाएगा, और उस वजह से वो हमारी इमेजेस में भी इफेक्ट डालेगा और साथ में हमें भी जो रेडिएशन है हमारी बॉडी को भी वो हार्मफुल इफेक्ट देगा। तो उस वजह से हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर लेड लाइनिंग है तो उसको बार बार चेक करवाते रहना है ताकि रेडिएशन लीकेज कम से कम हो। रेडिएशन सेफ्टी का क्या मतलब है कि हमने पेशेंट को सिर्फ उतने ही डोज से एक्सपोज करवाना है जितना कि वो हेल्प कर पाए अच्छी इमेज को गेन करने में। अब हमें पता है कि जो स्पेक्ट्रम है एक्सरेज का वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है जो कि बना हुआ होता है लो, मीडियम या फिर हाई एनर्जी फोटोन का।
अब ये जो लो एनर्जी फोटोन होते हैं, ये पेशेंट तक पहुंचते तो हैं पर जो इमेज है वो ये नहीं बना पाते हैं, तो उस वजह से ये पेशेंट को देने वाला डोज ही बढ़ाते हैं, और ये जो पेशेंट डोज है उसको ये इंक्रीज कर देते हैं, तो उस वजह से पेशेंट के लिए हार्मफुल है। तो इस वजह से जैसे जो ग्लास इन्वेल्प हो गया या फिर जो ऑयल हम यूज करते हैं ट्यूब में, वो इनको रिमूव कर देते हैं, तो ये जो रिमूवल है उसको हम कहते हैं इनहेरेंट फिल्ट्रेशन। और कुछ जो है जैसे हम एल्यूमिनियम फिल्टर्स लगाते हैं उसको हम एडिड फिल्ट्रेशन कहते हैं, जो कि हम खुद से लगाते हैं। ये तो जैसे ग्लास इन्वेल्व हो गया या ऑयल हो गया वो तो हमारी जरूरत है, पर ये ऑलमोस्ट हमारी हेल्प कर देता है जो डोज है उसको रिमूव करने में, जो मतलब जो हमें लो एनर्जी फोटो ना उसको रिमूव करने में। पर जैसे जो एल्यूमिनियम फिल्टर है वो एडिड फिल्टर्स हैं, जो कि हम लगाते हैं कि जो लो एनर्जी डोज है या लो एनर्जी फोटोन है उसको रिमूव करने में, जो कि हमारी हेल्प नहीं करते हैं इमेज बनाने में। Thus the total filtration of the beam is determined by the inherent filtration plus added filtration। अब जो टोटल फिल्ट्रेशन हम कैसे निकालते हैं, इनहेरेंट फिल्ट्रेशन और जो एडिड फिल्ट्रेशन है उसका सम्मेशन करते हैं। तो इस तरह से हमें ये दोनों ऐड करते हुए ट्यूब फिल्ट्रेशन, जो टोटल ट्यूब फिल्ट्रेशन है वो भी हमें मिल जाएगा। जो स्कैटर रेडिएशन है हमें पता है वो पेशेंट डोज को बढ़ा देती है, साथ में ऑपरेटर को भी वो डोज एक्सपोज करवाएगी रेडिएशन से। इसके अलावा जो इमेज क्वालिटी होती है उसको भी ये बिगाड़ के रख देती है, तो इस वजह से हमारी ये नीड है कि हम जो स्कैटर रेडिएशन है उसको कम कर पाए। और हमें ये भी पता है कि जो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग होता है वो डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ टिश्यू इरेडिएटेड, कि जितना ज्यादा वॉल्यूम है पेशेंट का वो बढ़ता जाएगा, उतनी ज्यादा जो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग है वो भी बढ़ती जाएगी। अगर आप कभी एक्सरे रूम में गए हो तो आपको ये पता होगा कि अगर आपने ऑन करके देखा होगा तो वहां पे आपको पता है कि जो कॉलीमेटर होते हैं वो कितना पेशेंट का एरिया कवर करेगा वो बताएंगे। तो वो कैसे पता चलता है कि जैसे हम कॉलिमेशन खोलते हैं तो वो लाइट भी एज सच वो खुलती रहती है, तो हमें ये पता चल जाता है कि इतना एरिया वहां पे कवर हो रहा है। तो हम जो एरिया है वो रिड्यूस कर सकते हैं कि जितना हमें एरिया हमें चाहिए होता है इमेज करने के लिए, या फिर कितना हमें कहा गया है कि इमेज को लाने के लिए, कितना डायग्नोस करने के लिए हमें कहा गया है, उस हिसाब से हम जो कॉलीमेटर्स है हम उसको खोल या बढ़ा सकते हैं। तो उस वजह से अगर हम कम कर रहे हैं कॉलीमेटर को तो उस वजह से वहां पे जो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। और जो वो लाइट रेडिएट होती है वो उसको हम क्या कहते हैं, लाइट बीम डायफ्राम, जो कि लाइट हम देखते हैं जब हम पेशेंट की पोजीशनिंग कर रहे होते हैं तब जो लाइट दिखती है उसको हम लाइट बीम डायफ्राम कहते हैं। अब जो रेडिएशन और जो कंटेमिनेशन है उससे हमने कैसे बचना है। अब जो कंटेमिनेशन कब कब होती है, जब हम स्पेशल प्रोसीजर का यूज करते हैं, जैसे हम नीडल वगैरह यूज कर रहे हैं या फिर कैथेटर्स का यूज कर रहे हैं, तो वहां पे जैसे ब्लड वगैरह हो रहा है, तो जैसे कॉटन वगैरह यूज कर रहे हैं तो वहां पे कंटेमिनेशन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इस वजह से वहां उससे भी हमें बचना है। अगर हम रेडिएशन की बात करें तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, एक प्रिंसिपल होता है दैट इज टाइम डिस्टेंस शील्डिंग प्रिंसिपल, जिसको हम TDS प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो टाइम है, जितने समय के लिए हमने एक्सपोजर देना है वो मिनिमम होना चाहिए, डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए, और जो शील्डिंग होती है वो हमने ज्यादा से ज्यादा यूज करनी है अपने लिए भी और पेशेंट के लिए भी, ताकि जो एक्सपोजर है वो उसको हम रिड्यूस कर सकें। इसके अलावा जो जितने भी वर्कर हैं उस रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के, उनके लिए कंपलसरी होना चाहिए कि वो TLD बैजेस का यूज करें। अगर आपने देखा हुआ होगा कि जो TLD बैजेस होते हैं, चाहे आपको मैक्सिमम को ये पता भी होगा कि जैसे TLD बैज है तो वो हमें कितना हमने डोज खा लिया या कितना उस वर्कर ने डोज खा लिया उस रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करते हुए, वो हमें बताता है, और वो हर 6 महीने या 1 साल बाद चेक होते हैं। और अगर मान लो कि उसकी जो डोज लिमिट से अगर वो एक्सीड कर जाता है तो उस टाइम के लिए जो पेशेंट है या सॉरी जो वर्कर्स हैं उनको छुट्टियां भी दी जाती हैं, ताकि जितने भी ये एक्सपोजर है वो उसको कंपेंसेट कर पाए। अब जो इसके अलावा हमने कंटेमिनेशन को अवॉइड करना है, जितने भी हमने नीडल्स वगैरह है उसको अगर हमने उठाना है तो हमने ग्लव्स वगैरह यूज करने हैं। साथ में इतना याद रखो कि अगर अच्छा हाँ, ये याद रखना कि जो लीकेज रेडिएशन होती है वो प्राइमरी होती है या फिर सेकेंडरी होती है। तो जो लीकेज रेडिएशन होती है वो सेकेंडरी रेडिएशन होती है।
अब ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से जो पहला क्वेश्चन है वो है वेयर डज स्कैटर रेडिएशन कम फ्रॉम। जो स्कैटर रेडिएशन है वो कहाँ से आती है? ये वो रेडिएशन होती है, जो स्कैटर रेडिएशन है ये वो रेडिएशन होती है जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर जाती है जब जो प्राइमरी बीम है वो डिफ्लेक्ट कर जाती है किसी बॉडी टिश्यू के साथ, तब जो स्कैटर रेडिएशन है वो फॉर्म कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सोर्स ऑफ फोकस रेडिएशन। जो ऑफ फोकस रेडिएशन है उसका सोर्स क्या है? अब जब एक्सरे जनरेशन होता है तो जो ऑफ फोकस रेडिएशन होती है वो रेडिएशन होती है जब वो एमिशन होता है एक्सरे फोटोन का, जो कि ओरिजिनेट होता है एनोड फोकल स्पॉट से बाहर। और इस तरह से जो ये है वो एक फॉर्म होता है स्कैटर फोटोन का ही, और इस वजह से ये ब्लरिंग भी कॉज करता है इमेजेस में, और साथ में जो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए इसका कोई भी यूज नहीं होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द यूजफुल बीम। अब कौन सी बीम है वो यूजफुल होती है? जब यूजफुल बीम क्या होती है, इसका क्या मतलब है? दैट पार्ट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेडिएशन बीम दैट पासिस थ्रू द अपर्चर कौन और अदर डिवाइसेस यूज्ड फॉर कॉलिमेशन। अब इसका क्या मतलब है कि जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी रेडिएशन होती है उसका वो पार्ट जो कि जो अपर्चर कोन या फिर दूसरे डिवाइसेस के साथ पास करके कॉलिमेशन पर जाके गिरता है, जो कि हमारी हेल्प करता है हमारे बॉडी को स्कैन करने में या बॉडी को डायग्नोस करने में, वही होती है हमारी यूजफुल बीम। हाउ इज ऑफ फोकस रेडिएशन प्रोड्यूस। जो ऑफ फोकस रेडिएशन है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? ये तब होती है जब जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम स्ट्राइक करवाते हैं फोकल स्पॉट के साथ, और उस वजह से वहां पे प्रोड्यूस होते हैं सेकेंडरी या फिर स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर फोटॉन्स। अब जो फोकल रेडिएशन होती है वो क्या होता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज फोकस रेडिएशन। जो फोकस रेडिएशन होती है एक स्पेशल टाइप का रेडिएशन थेरेपी होती है जो कि हम कैंसर पेशेंट के लिए हम यूज करते हैं, जो कि डिलीवर करता है एक प्रिसाइज या फिर इंटेंस डोजेस को, मतलब कि बहुत ही ज्यादा डोज को हम पेशेंट को खिलाते हैं और उस वजह से वो कैंसर को ट्रीट करता है इस तरह से। और टिपिकली कितना हम डोज देते हैं, 1 to 5 टोटल ट्रीटमेंट्स इसमें हम यूज करते हैं। और साथ में इसमें क्या स्ट्रेटेजी हम यूज करते हैं कि हमने हायर डोज देना है रेडिएशन का ईच ट्रीटमेंट पर, और एक वीक में सिर्फ एक से 3 ट्रीटमेंट ही हम कर सकते हैं, इससे ज्यादा करेंगे तो जो पेशेंट है उसको बहुत ज्यादा ये हार्मफुल इफेक्ट कॉज करेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बैक स्कैटर रेडिएशन। अब जो बैक स्कैटर रेडिएशन होती है वो क्या होती है? बैक स्कैटर रेडिएशन is the radiation that reflects the obstacle or background and falls into the back of the film during radiation test। अब ये रेडिएशन टेस्ट के दौरान ये फॉल करती है फिल्म की बैक पर और ये रिफ्लेक्ट कर देता है ऑब्स्टेकल या फिर जितने भी बैकग्राउंड हैं उसके जो फिल्म के आसपास होते हैं। अब जो रेडियोग्राफिक टेस्टिंग होती है इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। अब जो बैक स्कैटर होता है ये रिड्यूस कर देता है कंट्रास्ट को, और साथ में जो शार्पनेस होती है जो रेडिएशन टेस्ट फिल्म है उसको भी ये रिड्यूस कर देता है, और साथ में ये नॉट विजिबल, और इवन ये इतना रिड्यूस कर देता है कि हमें वो दिखना भी बंद हो सकता है। और जो डिसकंटिन्यूटी और डिफ्लेक्ट्स दैट अपेयर ऑन द फिल्म, और ये वो डिसकंटिन्यूटी या फिर डिफ्लेक्ट होते हैं जो कि फिल्म पे अपेयर होते हैं। बट इज एनोड हील इफेक्ट। एनोड हील इफेक्ट क्या होता है? एनोड हील इफेक्ट रेफर करता है कि जैसे जैसे हम कैथोड से एनोड की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो फील्ड इंटेंसिटी है वो कम होना शुरू हो जाएगी। और ये किस कारण से कम होती है कि जो एक्सरे बीम का जो या फिर एक्सरे का जो एमिशन है वो लोअर होना शुरू हो जाएगा टारगेट मटेरियल से, जब जो टारगेट एनोड है या फिर जो एनोड एंगल है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बीम के। ये तभी होगा एनोड हील इफेक्ट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द 15% रूल इन रेडियोग्राफी। 15% रूल क्या है रेडियोग्राफी का? 15% रूल स्टेट्स दैट changing the kbp by 15% has the same effect as doubling the ms or reducing the ms by 50%। अब इसका क्या मतलब है कि जो जैसे अगर मान लो कि हम kbp को 15% के हिसाब से चेंज कर देते हैं, या तो 15% से हम उसको इंक्रीज करेंगे या फिर 15% से हम उसको डिक्रीज कर देंगे, तो वो सेम ही इफेक्ट डालेगा जितना कि जो कि इफेक्ट पड़ना चाहिए जब हम एमएस को डबल कर देते हैं 50% से, या फिर जो रिड्यूस कर देते हैं 50% से। अब अगर हम एग्जांपल लें तो अगर मान लो कि हमने केबीपी को इंक्रीज कर दिया है 82 से 94 पर,
जो कि 15% के हिसाब से इंक्रीज हुआ है, तो वो सेम ही एक्सपोजर प्रोड्यूस करेगा जब हम एमएस को इंक्रीज कर देते हैं 10 से 20 पर। तो इसका मतलब क्या है कि जो 15% का जो इंक्रीज हमने केबीपी में किया वो सेम ही इफेक्ट डालता है जब हम एमएस को डबल करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इज एनोड पॉजिटिव और नेगेटिव, जो एनोड है वो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। हमें ये आंसर क्या है इसका, द एनोड इज द इलेक्ट्रोड वेयर इलेक्ट्रिसिटी मूव्स इनटू इन। जो एनोड होता है वो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड होता है यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मूव करती है। और जो कैथोड होता है इज द इलेक्ट्रोड वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज गिवन आउट और फ्लोज आउट। मतलब कि जो एनोड होता है वहां से इलेक्ट्रिसिटी आती है और जो कैथोड होता है वहां से जाती है। तो इस वजह से जो एनोड है वो पॉजिटिव साइज का होता है, जब पॉजिटिव ही होता है। और जो कैथोड होता है वो होती है नेगेटिव साइड। अब एक और तरीका है, जो एनोड है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि जो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनोड की तरफ आते हैं। तो ये भी एक कारण है कि जो एनोड है वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि जो नेगेटिव और पॉजिटिव है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो लीकेज रेडिएशन है वो क्या इफेक्ट डालती है ह्यूमन बॉडी पर। पहला जो लीकेज रेडिएशन है वो पेशेंट डोज को बढ़ा देती है। और जो दूसरा इफेक्ट है वो है कि जब मान लो कि अगर एक्सेसिव रेडिएशन डोज हो जाए तो वो हमारे जो सेल है उनको भी डिस्ट्रॉय कर देती है, और साथ में जो डीएनए होता है उसको भी वो अल्टर कर देती है। अगर आप एग्जांपल लें, जैसे जैसे एटॉमिक बॉम्ब फोल किया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो अभी भी उनके जो बच्चे, जो अभी भी उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अभी भी वैसे प्रोड्यूस होती है जिनके जो डीएनए है वो अल्टर है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल ह्यूमन डीएनए होते हैं। तो आप देख सकते हो कि कितना जो लीकेज है वो कितना हार्मफुल इफेक्ट कॉज करती है हमारी बॉडी पर, या कितना जो रेडिएशन है वो कितना हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी पर कॉज करती है। अब जो continuous exposure to the X-rays, absorption of higher dose such as CT and interventional procedure in some cases lead to biological effect on the body। अब जैसे हम CT या फिर जो interventional procedures होते हैं उसमें हम higher doses को use करते हैं X-rays के, तो वो हमारी बायोलॉजिकल इफेक्ट भी हमारी बॉडी पर डाल सकता है। हमें थकावट महसूस होगी, साथ में कुछ जो है वो हमें बर्न्स भी कर सकता है, मतलब कि जला भी सकता है हमारी स्किन को अगर ज्यादा डोज हम दे दें पेशेंट को। अब हायर एब्जॉर्ब डोज मींस हायर रिस्क। अब जितना ज्यादा जो एब्जॉर्ब डोज है वो जितना ज्यादा होता जाएगा उतना ज्यादा हमारा जो रिस्क है कोई बीमारी को ग्रैब करने का वो उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो इस वजह से इनका जो रिलेशनशिप है, अगर ग्राफ बनाए डोज और जो रिस्क का, तो वो लीनियर ही होगा। जितना ज्यादा जो डोज है वो बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा जो रिस्क है हमारी बॉडी पर, जितना ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट है उतना ज्यादा वो बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है फिल्टर्स। फिल्टर्स क्या होते हैं, एक मेटल शीट होती है जो कि हम एक्सरे बीम में लगाते हैं। किसके बीच में लगाते हैं, विंडो और पेशेंट के बीच में, जो कि रिमूव कर देता है लो एनर्जी एक्सरे फोटॉन्स। लो एनर्जी एक्सरे फोटोन को हम सॉफ्ट एक्सरे फोटोन्स भी बोलते हैं। हमें पता है कि जो लो एनर्जी एक्सरे फोटोन है, एक तो वो इमेज क्वालिटी में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, और साथ में जो पेशेंट डोज है उसको भी बढ़ा देते हैं, और पेशेंट से वो बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। अब जो फिल्टरिंग होती है उसका क्या मतलब होता है कि हमने जो लो एनर्जी एक्सरेज हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं, और उन जो लो एनर्जी एक्सेस कौन से होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं इमेज क्वालिटी में, और साथ में जो पेशेंट डोज है उसको बढ़ा देते हैं, और साथ में स्कैटर रेडिएशन को भी ये इंक्रीज करते हैं। इफ अनफिल्टर्ड दिस लो रेडिएशन एक्सरे फोटोन आर जनरली एब्जॉर्ब्ड बाय द सुपरफिशियल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड कंट्रीब्यूट टू द एंट्रेंस सरफेस डोज ESD। अगर मान लो कि अगर हम इसको इस तरह से बिना फिल्टर किए ही छोड़ते हैं, तो ये जो लो एनर्जी एक्सरे फोटोन होते हैं ये एब्जॉर्व कर लेता है, जो हमारा सुपरफिशियल स्ट्रक्चर होता है बॉडी का वो इस जो लो एनर्जी फोटोन है उसको एब्जॉर्व कर लेता है, और उस वजह से कंट्रीब्यूट करता है एंट्रेंस सरफेस डोज में, एज दे आर एब्जॉर्ब बाय द सुपरफिशियल स्ट्रक्चर। मतलब कि जो लो एनर्जी एक्सरे फोटोन है वो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर अगर एब्जॉर्व कर लेते हैं तो इस वजह से जो इमेज फॉर्मेशन है उसमें वो कोई भी रोल प्ले नहीं करती है, पर फिर भी जो इफेक्टिव डोज है वो ये बढ़ा देती है, जो कि पेशेंट को हमें नहीं देना चाहिए। अब जो यूनिट होते हैं फिल्ट्रेशन के उसको हम एक्सप्रेस करते हैं ऑफ एल्यूमिनियम इक्विवेलेंस, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से AlEq डॉट के साथ इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं।
देखो ये एक्सरे फिल्टर्स की डायग्राम दी गई है। इसमें ये देखो ये एक्सरे ट्यूब है, उसके बिल्कुल सामने एल्यूमिनियम फिल्टर्स लगाए गए हैं। जो इससे जो बीम निकल रही है वो एल्यूमिनियम फिल्टर होने के बाद, जो एल्यूमिनियम फिल्टर से फिल्टर होने के बाद इस तरह से मोनोक्रोमेटिक बीम बन जा रही है। और जैसे ये जो ऑयल हो गया या फिर इसकी ट्यूब हाउसिंग होगी वो इनहेरेंट फिल्ट्रेशन की तरह काम करेगा। और ये देखो ये जो मेटल पीस दिया गया है ये एक्सरे फिल्टर है। हमने ये पहले भी पढ़ा है कि जो फिल्ट्रेशन होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है इनहेरेंट फिल्ट्रेशन जो कि एक्सरे ट्यूब के कंपोनेंट्स ही देते हैं, जैसे कि विंडो हो गया, हाउसिंग होगी और साथ में कूलिंग ऑयल होगा और साथ में एनोड टारगेट भी अपने आप ही इनहेरेंट फिल्ट्रेशन देता है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 0.5 से 1 mm एल्यूमिनियम इक्विवेलेंस तक। और जो एडिड फिल्ट्रेशन होता है वो मेटल शीट होते हैं जो कि एल्यूमिनियम या कॉपर की बनी हुई होती हैं और वो लो एनर्जी फोटोन को रिमूव करती हैं। अब जो टोटल फिल्ट्रेशन होता है वो कॉम्बिनेशन होता है इनहेरेंट और एडिड फिल्ट्रेशन का। और जो यूएस गाइडलाइंस होती हैं, जो यूएस गाइडलाइंस है वो क्या स्टेट करते हैं कि जो मिनिमम टोटल फिल्ट्रेशन होना चाहिए किसी भी एक्सरे ट्यूब के लिए जो कि 70 केबीपी से ऊपर वाली है, उनके लिए कितना मिनिमम टोटल फिल्ट्रेशन होना चाहिए, वो होना चाहिए 2.5 mm ऑफ एल्यूमिनियम इक्विवेलेंस के इक्वल। अब जो एडिड फिल्ट्रेशन होता है, जो उसके कंपोनेंट होते हैं, एडिड फिल्ट्रेशन कंपोनेंट जो होते हैं उसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि उसकी हम फिल्टर थिकनेस होती है उसको हम बढ़ा या घटा सकते हैं। साथ में जो कौन से टाइप का हमने मेटल यूज करना है उसको हम बढ़ा या घटा सकते हैं फॉर इंडिविजुअल एग्जामिनेशन या फिर प्रोसीजर के लिए। जैसे मान लो कि अगर हमने कोई एक स्पेसिफिक प्रोसीजर यूज करना है, जैसे कि फ्लोरोस्कोपी हो गया, तो उसके लिए हम अलग टाइप का मेटल यूज करेंगे। और हम इस तरह की जो स्पेसिफिक मेटल फिल्ट्रेशन होती है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स, जो एक मेटल की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसका हम एडवांटेज लेंगे ताकि जो इमेज क्वालिटी जो आती है या फिर जो कंट्रास्ट है उसको इम्प्रूव कर सके। अब जैसे अगर एग्जांपल ले तो जो बेरिलियम है वो मेमोग्राफी में हम यूज करते हैं और जो दूसरे जो एक्सरेज होते हैं उनमें हम एल्यूमिनियम, कॉपर या फिर टिन का यूज करते हैं। हम मेमोग्राफी में बेरिलियम का ही यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जो मेमोग्राफी है वो वहां पे हम लो एनर्जी फोटोन का ही यूज करते हैं, तो इस वजह से हमें ज्यादा रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस वजह से हमें बेरिलियम का ही ज्यादातर हम यूज करते हैं मेमोग्राफी में। फिल्ट्रेशन जो है वो एक्सरे इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देती है, पर जो मैक्सिमम एनर्जी के जो फोटोन होते हैं उनको वो रिमूव नहीं करती है। और यही हमें चाहिए होता है हमारी एक अच्छी क्वालिटी की इमेज को बनाने के लिए। अब जो बीम स्पेक्ट्रम है उसकी जो शेप है उसमें जो चेंज आता है फिल्ट्रेशन की वजह से, उसको हम बीम हार्डनिंग कहते हैं। और ये किस वजह से होता है, क्योंकि जो लोअर एनर्जी के जो फोटोन है वो हम रिमूव कर देते हैं पॉलीक्रोमेटिक बीम से विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन। अब जो एवरेज एक्सरे एनर्जी होती है वो भी इंक्रीज कर जाएगी इस वजह से, और साथ में जो एक्सरे बीम है वो ज्यादा अच्छे से क्रॉस कर पाती है पेशेंट के साथ। अब जो एक्सरे फिल्टर होता है वो एक मटेरियल होता है जो कि हम एक्सरे सोर्स के सामने लगाते हैं ताकि वो जो इंटेंसिटी जो हमारी मतलब अनरिक्वायर्ड वेवलेंथ की जो इंटेंसिटी है उसको वो रिड्यूस कर दे, ताकि जो लो एनर्जी के जो फोटोन है वो रिमूव हो जाए और वो अच्छे से जो दूसरे फोटोन है उनको वो पास करने देता है अपने मटेरियल से। अब ये काम कैसे करता है, जब जो एक्सरेस हैं जब वो हिट करते हैं इसके मैटर के साथ, तब जो इनकमिंग बीम होती है वो कुछ तो ट्रांसमिट कर जाती है मटेरियल के साथ और कुछ जो लो इंटेंसिटी की होती है वो मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेता है। और कितना वो एब्जॉर्ब कर सकता है मटेरियल वो हमें बताता है मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। कौन बताएगा हमें मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट? अब जो मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, जो ग्रेटर एनर्जी के जो फोटोन होते हैं उनके लिए डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब जो ट्रू एब्जॉर्प्शन है वो तब होती है जब जो एक्सरेज होते हैं सफिशिएंट एनर्जी के वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ट्रांसिशन कर देता है एब्जॉर्बिंग मटेरियल में, मतलब कि जो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट कर देगा दूसरे, मतलब कि लोअर से हायर एनर्जी शेल में वो चले जाएंगे, तभी ट्रू एब्जॉर्प्शन होगा।
एक्सरे फिल्टर का जो मटेरियल होता है जब वो एनर्जी को एब्जॉर्व करता है तो उसके जो एटम होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं, मतलब कि उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोअर एनर्जी शेल को छोड़ के हायर एनर्जी में चले जाएंगे और उस वजह से वहां पे कुछ स्पेक्ट्रम भी बनेगा और उसको हम कहेंगे स्पाइक्स या फिर एब्जॉर्प्शन एजेस। और इस वजह से क्योंकि जब वो एक्साइटेड हो जाते हैं तो उस वजह से जो दूसरे जो हायर एनर्जी फोटोन होते हैं उनको वो एब्जॉर्ब नहीं करता है और उनको वो अपने से पास होने देता है। तो इस तरह से वो जो लोअर एनर्जी होती है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है और जो हायर एनर्जी होती है उसको वो पास होने देता है अपने से। तो इस तरह से जो फिल्टर्स होते हैं वो हमारे काम करते हैं। अब जो अलग अलग मटेरियल के जो फिल्टर्स होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं, इसका मतलब है कि वो अलग अलग वेवलेंथ पर काम करेंगे या फिर अलग अलग वेवलेंथ को वो एब्जॉर्व करते हैं और अलग अलग वेवलेंथ को वो अपने से पास होने देते हैं। तो हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से हम अलग अलग जो मटेरियल होते हैं या अलग अलग एलिमेंट होते हैं हम उनको एक्सरे फिल्टर्स में यूज करते हैं। एप्लीकेशन क्या है एक्सरे फिल्टर्स का? पहला है, ये हमें एक तो मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम देता है। अगर हम एग्जांपल लें एक्सरे सोर्स की जो कि कॉपर से बना हुआ है तो वो हमें मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम कौन सी वेवलेंथ की देगा? 154 से 139 पिकोमीटर के लिए देगा। और जो निकल है वो हमें देता है 149 पिकोमीटर की मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम। अब ये मोनोक्रोमेटिक का क्या मतलब है कि एक ही वेवलेंथ की जो एक्सरे बीम होगी वो हमें देगा। तो इस तरह से जो हमें ये क्या देने में हमारी हेल्प करता है, वो मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम देने की हमारी हेल्प करता है हायर एनर्जी लेवल की। अब जो दूसरा क्या है इसका एप्लीकेशन, एक वो है मेडिकल पर्पजेस के लिए। अब जो एक्सरे फिल्टर्स हैं वो हमें पता है कि वो अटेन्यूएट कर देता है, मतलब कि ब्लॉकआउट कर देता है लो एनर्जी रेज को। और इसी वजह से जो लो एनर्जी एक्सरेस हैं वो हमारी बॉडी में नहीं जा पाते हैं। और क्योंकि जो लो एनर्जी के जो एक्सरेस होते हैं वो हमारी जो बॉडी की जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो उनको एब्जॉर्व कर लेते हैं और उस वजह से वो वहां पे स्टोकेस्टिक जो कि कैंसर इफेक्ट कॉज कर सकता है या फिर नॉन स्टोकेस्टिक इफेक्ट भी कॉज कर सकता है, जैसे कि टिश्यू बर्न हो गए या फिर टिश्यू रिएक्शन होगी, वो भी कॉज करता है कि जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। तो इस तरह से ये हमें फेवर करता है टू रिमूव दिस लो एनर्जी एक्सरेस फ्रॉम द इंस्टेंट लाइट फोटोन। अब जो ये जो रिमूव करता है लो एनर्जी एक्सरे फोटोन को, जो इंस्टेंट लाइट होती है, एक तरह से हमें फेवर करता है ताकि जो हमारी बॉडी है वो इससे इफेक्ट ना हो पाए ज्यादा से ज्यादा। और साथ में जो इफेक्टिव डोज है वो भी रिड्यूस करता है। एक्सरे फिल्ट्रेशन की थर्ड एप्लीकेशन है, ये हेल्प करता है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में। क्रिस्टलोग्राफी एक टेक्निक होती है जो कि हेल्प करती है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके इंटर एटॉमिक स्पेसेस को डिटरमाइन करने में। अब जो इनकी लेटेस्ट स्पेसिंग होती है उसको हम डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करते हैं ब्रैग डाइफ्रैक्शन का। पर जो ये टेक्निक होती है वो उसमें हम यूज करना पड़ता है हमें मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम को, तो उस वजह से हमें यहाँ पे एक्सरे फिल्टर्स का रिक्वायरमेंट होता है। एक्सरे फिल्टर्स हैं उनमें जो एलिमेंट हम यूज करते हैं उनके क्या इफेक्ट होते हैं, और जो पहला है वो होता है कि जो कौन से एलिमेंट हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के जो फिल्टर्स होते हैं उनमें यूज करते हैं और वो क्या इफेक्ट डालते हैं। उनमें जो पहला है वो है जिरकोनियम जो कि एब्जॉर्व करता है ब्रेमस्टोलॉन्ग और के बीटा को, और जो आयरन है वो एब्जॉर्व करता है इंटायर स्पेक्ट्रा को। मोलिब्डेनम है वो एब्जॉर्व करता है ब्रेमस्टोलॉन्ग और साथ में के बीटा और के अल्फा को लीव कर देता है। और जो एल्यूमिनियम है वो पिंचेस करता है ब्रेमस्टोलॉन्ग और रिमूव करता है थर्ड जनरेशन पीक्स को। और जो सिल्वर है वो एल्यूमिनियम की तरह ही काम करता है पर उससे ज्यादा अच्छे से काम करता है। और जो इंडियम है वो आयरन की तरह ही काम करेगा, मतलब कि वो इंटायर स्पेक्ट्रा को एब्जॉर्ब कर लेगा पर उसका जो एक्सटेंट होगा वो बहुत ही कम होगा एज कम्पेयर टू आयरन। अब जो कॉपर है वो सेम ही एल्यूमिनियम की तरह ही काम करता है पर ये जो फर्स्ट जनरेशन की जो पीक होती है उसको ये छोड़ देता है। अब जो रेडियोग्राफी के लिए हम एक्सरे फिल्टर्स को यूज कर रहे हैं उनमें हम कौन कौन से मेटल्स को हम यूज करते हैं, उनका क्या हमें रोल प्ले करता है वो हम बताते हैं। जैसे कि मोलिब्डेनम है वो हम मेमोग्राफी में यूज करते हैं और साथ में बेरिलियम भी हम मेमोग्राफी में यूज करते हैं। जो रोडियम है वो हम मेमोग्राफी में यूज करते हैं रोडियम एनोड के साथ। अब जो एल्यूमिनियम है वो हम यूज करते हैं जनरल रेडियोग्राफी के लिए
जो कि जनरल रेडियोग्राफी की जो एक्सरे ट्यूब होती हैं, और जो कॉपर है वो हम यूज करते हैं जनरल रेडियोग्राफी के लिए। और ज्यादातर बच्चों के लिए जो हम एक्सरे ट्यूब का हम यूज करते हैं, उनके लिए हम वहां पे यूज करते हैं, जिसको हम पेडियाट्रिक एप्लीकेशन बोलते हैं। और जो सिल्वर है उसको हम मेमोग्राफी में यूज करते हैं, जहां पर टंगस्टन एनोड लगा हुआ हो। अब जो टेंटेलम है उसको हम फ्लोरोस्कोपी के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पे टंगस्टन एनोड लगा हुआ हो। और जो नियोबियम है उसको हम यूज करते हैं रेडियोग्राफी के लिए, या फिर डेंटल रेडियोग्राफी के लिए, यहाँ पे एनोड हो वो टंगस्टन का बना हुआ हो। अब जो एर्बियम है उसको हम यूज करते हैं रेडियोग्राफी के लिए, जिसके साथ जो टंगस्टन का बना हुआ एनोड हो। थैंक यू सो मच। आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल if you are visiting for the first time on my channel.